सुनो अभी सर वीडियो में आपका मुंह दिख रहा है बॉडी को चाहिए और थोड़ा सा वैसे भी कौन है वो तो कहाँ टेल मी सॉरी सैटरडे से सैटरडे को एक ही लेक्चर होगा, दो नहीं होगा। संडे को दो रहेगा, संडे को एक और दोनों रहेगा। कल का सुन लो, कल राजीव सर का 12th स्टैंडर्ड नहीं होगा मॉर्निंग में, खाली अकाउंट्स और वो होगा। और शाम को दोनों होंगे 5 to 9, ओके 5 to 7 अकाउंट्स है, 7 to 9 मैथ्स है। और सैटरडे आपका मैथ्स और इको, सॉरी खाली मैथ्स होगा, राजीव सर का 12th स्टैंडर्ड इन द मॉर्निंग। एंड इको और अकाउंट्स नहीं होगा सैटरडे मॉर्निंग, खाली मैथ्स होगा। एंड इवनिंग खाली एक ही लेक्चर होगा 7:15 टू 9। आज का ही 7:15 को मिक्स कर कल के लिए। उसके बाद मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 o'clock। नहीं बात 7 बजे सोमवार है। हाँ संडे को आपका 12 से 2 और 2:30 to 4:30 मॉर्निंग वो करेंगे। इकोनॉमिक्स अभी सुनो, ग्लोबल में बैठे रोज नहीं है। सुनो गाइस, आपका टेस्ट का शेड्यूल एंड पैटर्न और टाइमिंग सब भेजा है मैंने। इट्स ऑन फ्राइडे 20th June, ओके नॉट 20th, 21st June फ्राइडे इट इज। एंड 2 घंटा है, 60 मार्क्स का है। मेनली फोकस करने वाले टॉपिक्स है आपके बीआरएस एंड रेक्टी। अगर पैटर्न देखा होगा ना तो 40 मार्क का वेटेज, 60 मार्क में से बीआरएस और रेक्टी ही है। 10 मार्क का आपका खाली ये अपना क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव है, और 5 मार्क का कैपिटल रेवेन्यू, 5 मार्क का जर्नल लेजर सब्सिडी कैश बुक। जर्नल वाला पूरा पार्ट बेसिक एक ही पकड़ो, कैपिटल रेवेन्यू है, बीआरएस एक, रेक्टिफिकेशन, 4 चैप्टर है। 40 मार्क्स का बीआरएस और रेक्टी है, 10 मार्क का ट्रू और फॉल्स होगा विद रीजन, एंड 5 मार्क कैपिटल रेवेन्यू, 5 मार्क जर्नल लेजर सब्सिडी। अभी पासिंग वासिंग कुछ नहीं है, स्कोर करना है मैक्सिमम, जितना हो सके उतना, ओके। नो इम्पोजन, नथिंग। कम स्कोर करो, फेल हो जाओ, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सीए कर दो, डिग्री छूट जाएगी, आगे कुछ और डिग्री ढूंढ लें, एज सिंपल एज दैट।
सीए बनना है, इज्जत से पढ़ के टेस्ट देना पड़ेगा। इम्पोजिशन कुछ आने वाला नहीं है। फेलियर का जो भी है, पासिंग का जो भी है, मार्क्स आ जाएगा ग्रुप, पेरेंट ग्रुप में साथ में तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? 12 से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इज्जत से पढ़ के देने का है। इज इट क्लियर? तुमको उतना सेंस होना चाहिए, टाइम पास के लिए नहीं कर रहे सीए। ओके, नाउ एनी अदर क्वेरीज यू टेल मी? सी लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड विद अपना रीवैल्यूएशन, चेंज इन एस्टिमेट्स। चेंज इन एस्टिमेट में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, याद है आपको? व्हाट इज चेंज ऑफ एस्टिमेट? चेंज ऑफ एस्टिमेट में क्या होता है, आपका एस्टिमेट में मतलब लाइफ और स्क्रैप, लाइफ और स्क्रैप बीच में चेंज हो जाता है, तो कोई करने वाला बात नहीं है। जहां चेंज हुआ वहां से नया मेथड यू कैन अप्लाई, जहां चेंज हुआ वहां से न्यू मेथड यू कैन अप्लाई। इज इट क्लियर? सो वी डिड वन प्रॉब्लम 20th हमने किया था, राइट? ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 21 नाउ, पेज 100, पेज 100 सम नंबर 21। ध्यान से देखना, चलो आज संभालना, हाथ और नोट है, इसमें कोई ये नहीं, अपना अकाउंट नहीं है। अभी देखो आपका सम नंबर 21, देखो ध्यान से। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। व्हाट आर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स? क्या रेट से डेप्री मान रहे हो, कितने साल का लाइफ है, कितना एस्टिमेटेड स्क्रैप है, फिर अगर आरडीडी है तो कितना परसेंटेज का आरडीडी है, 4%, 5%। इसलिए आपने देखा है एडमिशन रिटायरमेंट में कभी 5% आरडीडी का 10% आरडीडी कर देते हो। दोज आर ऑल चेंजेस इन एस्टिमेट्स। क्या है वो? चेंजेस ऑफ एस्टिमेट्स। उसमें कोई कुछ आपको बोलने वाला नहीं है, बीच में चेंज कर सकते हो, जजमेंटल एरर है। See 21st sum, a machine of a cost 12 lakhs is depreciated straight line assuming 10-year working life and 0 residual value for 3 years. At the end of the 3rd year, the machine was revalued upwards by 60,000 and the remaining useful life was reassessed at 9 years. Now let's understand this. What is the original cost of the machine? Original cost of the machine is what? 12 lakhs. देखो 12 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट है। एस्टिमेटेड लाइफ इज हाउ मच? 10 years. ओके, स्क्रैप ले रहे। It was used for how many years? 3 years. So what is the depreciation per year? फिलहाल पहले इसका डेप्री पर ईयर कितना था? 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट? 1,20,000. So depreciation, total depreciation for first 3 years is how much? 3,60,000. How did you get it? 120 into 3. Is that right? 120 into 3, that is 3,60,000. Is that correct? मिला? Now 360 आया। इसका मतलब WDV at the end of year 3 is how much? Cost था 12 लाख minus 360. This is 8,40,000. तो 3 साल बाद ये एसेट हो गया था 840 का। बट तीसरे साल के एंड में आपको रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ? कि मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 16,000. Now what is the concept of assets? So assets जो भी होते हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स, वो बहुत रेयरली रिवैल्यू करने होते हैं, घड़ी घड़ी रिवैल्यू करने नहीं होता। आज आपने एसेट लाया, उस पे उसको कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन. ओके,
हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्लस ऑल द एक्सपेंसेस, फिर उसमें डेप्रिसिएशन 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 WDV करके जब तक स्क्रैप नहीं आ जाता फिर स्क्रैप में बेच देते हो। ऐसा किया तो बेस्ट वे से प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि एसेट आप सेल करने के लिए नहीं ला रहे हो, अब एसेट किस लिए ला रहे हो, यूज करने के लिए। तो उसमें आज मैंने एसेट 50,000 का एसी लाया, कल उसके मार्केट में भाव उसका 55 हो गया या 45 हो गया या 40 हो गया या 60 हो गया, तो मैं घड़ी घड़ी इसको रिवैल्यू नहीं करेगा, तो घड़ी घड़ी करेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस जंप मारने लगेगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा साला मेरा प्रॉफिट चेंज क्यों हो रहा है। इज इट ड्यू टू लेवल ऑफ एक्टिविटी परचेज सेल या इज इट ड्यू टू माय वैल्यूइंग ऑफ एसेट। सो एक बार एसेट आ जाए तो उसको घड़ी घड़ी रीवैल्यू करना अच्छी बात नहीं, बट देयर आर सम एसेट्स, लेट्स से प्रॉपर्टी, आपने आज से 5 साल पहले प्रॉपर्टी खरीद के रखी थी 5 लाख रुपए की, आज के डेट में उसकी वैल्यू 7 लाख हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 7 लाख, और आपको पता है कि अभी वो घटने वाली नहीं है। तो प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या होता है, रेयरली दे डेप्रिशिएट, दे डोंट रिड्यूस इन वैल्यू, वंस दे इंक्रीज दे रिमेन स्टैग्नेंट या फिर दे विल इंक्रीज फर्दर, या तो स्टैग्नेंट रहेगा या तो वैल्यू में बढ़ेगा, डेप्रिशिएट होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो अगर ऐसा कोई सीन है कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली है 5 लाख की और 5 साल के बाद हो गया है 7 लाख रुपया, तो आप उसको अपवर्ड रीवैल्यू कर सकते हो, उसको अपवर्ड रीवैल्यू कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप सही पिक्चर नहीं दिखा रहे हो, अपने बिजनेस का ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहे हो। आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा प्रॉपर्टी 5 का ही है, जबकि वो एक्चुअली हो गया है 7। जो बॉम्बे डाइंग नाम की एक कंपनी है, वो अपना उसका बहुत सारा जमीन है मध्य प्रदेश में, बॉम्बे में, जो उसने पानी के भाव में 60 करोड़ 100 करोड़ में लेके रखा था 100 साल पहले, 80 साल पहले, 70 ईयर्स बैक। आज के तारीख में उसका वैल्यू 2000 करोड़ 3000 करोड़ 1500 करोड़ जितना हो गया, फिर भी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही फॉलो कर रहा है, उसके बुक में वो जमीन 100 करोड़ नहीं दिखाई दे रही। जब वो बेचेगा तो बहुत बल्क में प्रॉफिट क्रिएट होगा। पर ये सर अलाउड नहीं है सर। क्यों अलाउड नहीं है? अलाउड है, उसमें वहां पे उसकी मिल्स और फैक्ट्रीज बनाई हुई है, उसका स्टॉक ऊपर चले जाएगा। हाँ, बेचेगा तभी, और फिर खुद निकाल देगा। ऐसा नहीं होता है। सब लोग टिकते हैं बिजनेस में काम करने के लिए होते हैं, कभी एक बात के भागने के लिए नहीं रहता है। तो विजय माल्या का गले पे ना रोज तलवार लटकता है, एक दिन वो चैन का नींद नहीं सो रहा है अभी, वो उसका घर बार प्रॉपर्टी बंगलो ऑफिस ये सब बिक रहा है, सब नीलाम हो रहा है इधर। सुनो अभी उधर भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी चालू है यूके के साथ, निकाल के भेजो भेजो भेजो, तो रोज भले ही वो पैसा गिरा के बैठा है बट एक दिन का चैन का सुख नहीं है, ऐसा हालत है। सो लिसन नाउ, कमिंग बैक टू हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब समझ में आया कि भले ही आप घड़ी घड़ी उसको रीवैल्यू ना करो, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए एकदम ही स्टैग्नेट कर दिया हिस्टोरिकल, और बिजनेस में कुछ और वैल्यू चल रही है रियल मार्केट वैल्यू और पीछे कुछ और वैल्यू, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है, हर साल आप एसेट को रिव्यू करो, और अगर जरूरत पड़े तो उसको अपवर्ड भी रिवैल्यू कर सकते हो और डाउनवर्ड। तो इधर वही हो रहा है। तो आपका मशीन 3 साल तक आपने डेप्रिशिएट किया, तब जाके वैल्यू हो गया 8,40,000। अब तीसरे साल के एंड में आपको क्या दिखाई दिया कि मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 60,000। तो आपको लगा कि नहीं ये मशीन का वैल्यू रियल वैल्यू 840 नहीं है, कितना है 9 लाख, मतलब ये 9 लाख के हिसाब से डेप्रिशिएट होना चाहिए, इसकी करेक्ट वैल्यू है। तो आपने क्या किया, उसको अपवर्ड रिवैल्यू कर दिया। तो इधर लिखने का रिवाइज वैल्यू ऑफ मशीन, रिवाइज वैल्यू ऑफ मशीन, और इसके लिए 1,40,000 जो है वो स्टार्ट का जो प्राइस था उसका डेप्रिशिएट, हाँ उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू खरीदा था वो प्राइस पे डेप्रिशिएट उस पर कर करके 840 हो गया। और अभी आज के डेट में इसका वैल्यू 840 नहीं है, कितना हो गया 9 लाख, एंड दैट इज द ट्रू एंड फेयर वैल्यू। और इसके लिए कोई गला दबाने आने वाला तो जजमेंटल है। आपको लगा था कितना चलेगा, अपने इतना डेप्रिशिएट करके नहीं, अभी लग रहा है कि ज्यादा चलेगा तो थोड़ा वैल्यू बढ़ेगा। तो 8,40,000 प्लस 60, नाउ इट हैज बिकम हाउ मच 9 लाख। अच्छा, लाइफ में कोई चेंजेस किया उसने नहीं, क्या लिया है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 9 लाख। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पहले क्या था पता है आपको,
10 में से 3 गए तो बचा हुआ यूजफुल लाइफ 7 साल का, लेकिन अभी उसको लगता है कि कितना होगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 9। रिमेनिंग का मतलब और 9 साल, मतलब 3 और 9 12 साल टोटल लाइफ हो गया। ओके, 2 साल बढ़ गया। तो अब आपको पूछा गया व्हाट इज योर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन फॉर योर 4, आप कैसे करोगे डेप्रिसिएशन ऑफ योर 4? स्लैब इज 0, so this will be 9 lakhs upon 9, that is what 1 lakh per year. 1 lakh per year. Is this clear? 1 lakh will be a depreciation from year 4 onwards. समझा कि नहीं? तो जिधर आप एस्टिमेट्स चेंज कर रहे हो, जिधर आप एस्टिमेट्स चेंज कर रहे हो, उधर से ही आगे बढ़ने का, पिछला दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं। बोलो सर, अगर सपोज नंबर ऑफ इयर्स रीअसेस नहीं किया होगा तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 7 होगा। नहीं, तो भी रीवैल्यू कर सकते हो। कभी भी करता है। एवरी ईयर यू कैन डू, बट करना अच्छी बात नहीं। वो तो कोई भी कितना भी बड़ा होगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। फिर शेयर होल्डर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप हर साल ऐसे बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट भी इफेक्ट हो रहा है, तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपका शेयर प्राइस भी फ्लक्चुएट होगा, नाम बदनाम होगा, फिर डबला कंपनी का नाम पे जाएगा। सर, तो 4-5 साल के गैप में एक बार कर देगा। डिपेंड, जरूरी हो तब। इसमें क्या जरूरी? 2 साल 3 साल में भी कर सकते हो। इसको लगा होगा जरूरी कि ये मशीन का वैल्यू उसने ज्यादा डेप्रिशिएट कर दिया है, पर उसको ज्यादा अपना वो दिखाना है। वैल्यू दिखाना है, इसके लिए नहीं, जेन्युइनली उसका वैल्यू 60,000 से ज्यादा है और इतना लाइफ चलेगा उसका। झोल करने के लिए नहीं करना है, जेन्युइनली अगर वैल्यू बढ़ा है घटा तो और जो करने के लिए किया तो उसका नहीं पूछता नहीं है, बट नाम खराब होगा ना, तेरा प्रॉफिट्स जा रहा है, खराब हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हु विल डू बिजनेस विद यू देन? हु विल इन्वेस्ट इन योर कंपनी? पब्लिक आके इन्वेस्ट क्यों करेगा पैसा? क्योंकि उसको स्टेबल रिटर्न चाहिए फॉर लॉन्ग। समझा? नाउ सो रीवैल्यू कर सकते हो, लेकिन घड़ी घड़ी करने का अच्छा बात नहीं। बोलो क्या था इधर? Take sum number 30. See sum number 30, page 102. A machine of cost 20 lakh is depreciated straight line, assuming 8-year working life. I am discussing, you have to try. And zero residual value for 4 years. तो आपने क्या किया? 20 लाख का एसेट है, जीरो रेसिडुअल लाइफ, 8 साल का लाइफ है। 20 लाख डिवाइड बाय कितना होता है? 2.5 लाख। 2.5 लाख फॉर 1 ईयर, तो ऐसे 4 साल वापरा। ये कौन सा 7 लाख? सम नंबर 30, तो 4 साल वापरा तो 10 लाख से डेप्रिशिएट हो गया। हाँ, अभी 20 माइनस 10, WDV कितना हुआ? 10। 4 साल के एंड में तो मशीन वॉज रिवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 80,000। 10 लाख 10,80,000। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज रीअसेस्ड एट 6 years। मतलब 1080 अपॉन 2 साल बढ़ गया। अभी बैलेंस लाइफ कितना है? तो अभी डेप्री कितना होगा? 1080 डिवाइडेड बाय 6। ट्राई करो मुझसे। जीरो रेसिडुअल वैल्यू फॉर 4 years मतलब जीरो रेसिडुअल वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड स्क्रैप इज 0 और 4 साल वापरा। पूरा सेंटेंस आता है। मशीन वॉज यूज फॉर 4 years। मशीन विद अ कॉस्ट ऑफ 20 लाख, जीरो रेसिडुअल वैल्यू वॉज यूज फॉर 4 years। तो 4 साल उसको डेप्रिशिएट किया। ये 3 साल किया था ना इस समय, इसे 4 साल वापरा। 4 साल के एंड में उसको रीवैल्यू किया और लाइफ भी रीअसेस किया। तो आपको 5वें साल का डेप्री पूछा है, ट्राई करो। कैलकुलेट 5th ईयर का डेप्री।
पहले लाख में पास पहले लाख में पास पहले संग में पास उधर देखो जा रहा है 1 लाख किसी ईशान अटक जाना ईशान ईशान के पहले कोई नहीं खाएगा सर ये बगल ईशान ने पहले नहीं खाएगा ये आने पहले नहीं ईशान नहीं खाने को बोले क्या समझता नहीं बोलने कंपल्सरी मिला क्या है आंसर 180 आया सबको मिला दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ estimates ओके नाउ